कौन सा कंसिडर करेंगे? एरिया, ये वाला। सही बात है। हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो हम सिर्फ एरिया वही वाला कंसिडर करते हैं जहां पर अपन ने फोर्स लगाया है, जिस सरफेस पे अपन ने फोर्स लगाया है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेयर एवर द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कंसिडर्ड फॉर स्ट्रेस कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर और भी एरियाज हो सकते हैं, हमारे पास ये भी एक एरिया फॉर्म होगा, यहाँ पर ये भी एक एरिया फॉर्म होगा, और ये तो क्यूबॉइड है तो इसके तो 6 फेसेस हो सकते हैं। हम कौन सा एरिया कंसिडर करेंगे? वी विल ओनली कंसिडर दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर दी फोर्स इज अप्लाइड। तो ये चीज अपन को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम चलते हैं, बात करते हैं एक नई चीज के बारे में, एक नए प्रिंसिपल के बारे में इस चैप्टर में, विच इज नोन एज हुक्स लॉ। तो ध्यान से देखेंगे हुक्स लॉ क्या कहता है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। हुक्स लॉ। देखिए, आपके घर पे है एक रबर बैंड, एक इलास्टिक बैंड। उस इलास्टिक बैंड को आपने बहुत कम फोर्स से खींचा, तो उसमें जो इलोंगेशन आएगा वो बहुत ज्यादा आ जाएगा क्या? नहीं, जितना आप खींचोगे उतना ही इलोंगेशन आएगा। आपने उस पर और ज्यादा फोर्स लगाया तो थोड़ा और इलोंगेशन आ गया। आपने उस पर और ज्यादा फोर्स लगाया तो और इलोंगेशन आया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो टूट जाएगा। अपन को यहाँ पर दिख क्या रहा है? अपन को यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि जितना मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ बॉडी पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आता है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने फोर्स बहुत कम लगा दिया लेकिन डिफॉर्मेशन हो गया बहुत सारा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हुक्स लॉ हमें इसके बारे में ही बताता है। हुक्स लॉ बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर बॉडी पे जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही, पहली बात तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, बिकॉज वी नो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स है उतना ही स्ट्रेस है। हुक हमें क्या बताता है? हुक हमें ये बताता है कि भाई आपने स्ट्रेस लगाना शुरू किया, आपने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना शुरू किया, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी बढ़ना शुरू करेगा। जितना आप बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। अगर आपने कम स्ट्रेस डेवलप किया तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन भी कम होगा। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करेंगे तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। ये किसने कहा? हुक ने कहा। तो यहीं से एक चीज पता चलती है कि अगर स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस कम है तो स्ट्रेन भी कम हो रहा है। दैट मीन स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? ठीक है, तो इसी से लॉ से हम एक चीज बता सकते हैं, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये चीज हमने कैसे अंडरस्टैंड की? ये चीज हमने रबर बैंड वाले एग्जांपल से अंडरस्टैंड की। आपके पास छोटे छोटे जो इरेजर होते हैं, आप उसके साथ भी कर सकते हो। आप उस पर हल्का सा फोर्स लगाओ, कुछ डिफॉर्मेशन नहीं होगा। थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाओ, वो खींचना शुरू हो गया है। और ज्यादा फोर्स लगाओ, और ज्यादा खींचेगा। मतलब जितना ज्यादा आप एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो उतना ज्यादा उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, आप करके देखना इस एग्जांपल। दैट मीन्स कि स्ट्रेस के साथ साथ पता चलता है जितना स्ट्रेस आप इंक्रीज करोगे बॉडी पे, उतना ही बॉडी पे स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगा, उतना ही बॉडी पे डिफॉर्मेशन आएगा। और यहीं से जो इक्वेशन बनी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। और यहां पर भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो देखिए क्या लगेगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज दिस वाई? ये अपन ने कांस्टेंट लगाया वाई, एंड दिस वाई कांस्टेंट इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद करो, बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के है। ऐसा पढ़ा है 10th क्लास में ओम्स लॉ के अंदर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट रो लगाते थे कि नहीं? और ये जो रो है इसको बोला जाता था स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इसका नाम बोल दिया जाता था, जो कि हर मटेरियल के लिए अलग 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 होता था। ठीक है, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, गोल्ड के लिए अलग है। बेसिकली व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? ये हमें बता रही है कि एक मटेरियल करंट फ्लो को कितना रोकता है, और सब मटेरियल का अलग अलग है। और अगर कॉपर की बात करें तो उसके लिए कांस्टेंट होता था, होता था कि नहीं? ये अपन 10th क्लास में पढ़ते थे। एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन मटेरियल। सिमिलरली यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें किसके बारे में बताता है? तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी
हमें बताता है 29। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें बता रहा है कि एक बॉडी में कितना आप स्ट्रेस बढ़ाइए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कितना स्ट्रेन मिलेगा। ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये भी क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। अब ध्यान से देखना, समझना, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस को अपन y ही लिख सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां से यंग्स मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला बना? यंग्स मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। कोई अपन से पूछे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या रहेगी, तो यूनिट देखो क्या बन रहा है, ये है न्यूटन, दिस इज मीटर, दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज अगेन मीटर। तो मीटर मीटर तो कैंसिल, क्या बचा? फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट स्ट्रेस की है एग्जैक्ट सेम यूनिट किसकी है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें किसके बारे में बताएगा? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें बताएगा कि कोई मटेरियल पे कितना स्ट्रेस लगाएंगे और वो उसके अंदर कितना स्ट्रेन आएगा। ये कैसे पता चलेगा हमें? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जगह है रबड़, जो इलास्टिक रबर होता है हमारे घरों में, जो आपके पास है, ठीक है, या फिर इरेजर ले लो, इरेजर ले लो एक तरफ, और एक तरफ ले लो स्टील। दोनों मटेरियल अलग अलग है, लेकिन हम जानते हैं कि जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही उसके अंदर इलोंगेशन आएगा। जो इलास्टिक रबर है उस पर कम स्ट्रेस लगाने पे भी स्ट्रेन आ जाता है, लेकिन जो स्टील है उस पर स्ट्रेन आना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? अब ये चीज पता कहां से चलेगी? अब बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस हमें किसके बारे में बता रहा है कि एक बॉडी पे कितना आप स्ट्रेस लगाइए तो कितना स्ट्रेन डेवलप होगा। इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन क्वांटिटी, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन क्वांटिटी। दैट मींस अगर एल्यूमिनियम है तो उसके लिए यंग्स मॉड्यूलस अलग होगा, कॉपर है तो उसके लिए अलग होगा, रबर है तो उसके लिए अलग होगा, स्टील है तो अलग होगा। समझ में आ रही बात? और इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? y इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, तो फोर्स अप्लाइड, इसकी वजह से कुछ लेंथ में चेंज आएगा और उस फॉर्मूले में अपन पुट करके यंग्स मॉड्यूलस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अकॉर्डिंग टू हुक अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाऊं, अकॉर्डिंग टू हुक अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हुक अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाता हूं, सो द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं स्ट्रेस को, एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूं स्ट्रेन को। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वैसे वैसे बॉडी पे स्ट्रेन आता है, वैसे वैसे बॉडी पे डिफॉर्मेशन आता है। तो जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा बॉडी खींचना शुरू करेगी। शुरुआत में आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी के अंदर इलोंगेशन कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। दैट मींस इफ द स्ट्रेस इज 0 दैट द स्ट्रेन विल आल्सो बी 0। क्योंकि जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं तो बॉडी अपने आप थोड़ी ना बढ़ने शुरू हो जाएगी। सही बात है। अब आप क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और हम जानते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कब तक स्ट्रेट लाइन बनता है? तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट बनता है। क्या बनता है? अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद भी कुछ ग्राफ रहता है जो कि आज नहीं कल की क्लास में देखेंगे। हुक सिर्फ और सिर्फ हमें बताता है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही बॉडी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को फॉलो करती है। इसके बाद बॉडी कैसे रीजन में आ जाती है? प्लास्टिक रीजन में। क्लास की शुरुआत में ही, इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने तुम लोगों को एक चीज के बारे में बताया था, विच इज नोन एज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी को खींचा, जब फोर्स हटाऊंगा तो बॉडी वापस ओरिजिनल शेप पे चली जाए, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? बॉडी पे फोर्स लगाया गया, बॉडी को खींच दिया गया, लेकिन जब फोर्स हटाया तो बॉडी वापस ओरिजिनल शेप पे नहीं आई, उसकी लेंथ में कुछ परमानेंट चेंज आ चुका है, उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो हुक क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर ऐसी लिमिट होती है जहां तक बॉडी कैसा बिहेव करती है? इलास्टिक बिहेव करती है। उसके बाद अगर और ज्यादा फोर्स लगा दिया जाए तो बॉडी कैसी हो जाएगी? प्लास्टिक हो जाएगी।
ये कौन कहता है? हमें हुक कहता है। और इसको अपन रियल लाइफ में देख भी सकते हैं। आप रबर बैंड लो, उसको बहुत थोड़ा सा इलोंगेशन करो, छोड़ोगे वापस चला जाएगा। थोड़ा और तेज उसको करो, थोड़ा और उस पर फोर्स लगाइए और उसको इलोंगेट करिए, छोड़ोगे वापस चला जाएगा। उसको बहुत ज्यादा इलोंगेट कर दो, काफी देर तक ऐसे पकड़ के रख लो, फिर जब छोड़ोगे तो आप देखोगे कि उसका साइज थोड़ा पहले से बढ़ चुका है। ऐसा देखा है कभी? वो वापस ओरिजिनल जो उसका शेप था वो रिगेन नहीं कर पाता। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऐसी लिमिट थी जिस लिमिट तक वो कैसा बिहेव करता है? इलास्टिक। उसके बाद वो कैसा बिहेव करता है? प्लास्टिक। तो हुक ने यही बोला कि एक सर्टेन लिमिट है जहां तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, उसके बाद जो है, उसके बाद ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ना रह करके थोड़ा इस तरीके से कर्व्ड नेचर का देखने को मिलता है। अब ये आगे ग्राफ क्या रहता है आज की क्लास में समझने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। एंड हुक्स लॉ से हम क्या निकाले हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि मुझे ये बताएगा कि कोई मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रेस लगाओगे तो कितना स्ट्रेन डेवलप होगा। और इसकी यूनिट क्या होती है? सेम एज स्ट्रेस होती है, पास्कल ओनली। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट ऑनलाइन में बता दो, क्या यहां पर सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? हैंड रेज कर दो। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। क्या आता है? पॉइजन्स रेशियो। ध्यान से सुनना, चीज ये भी तुमने रियल लाइफ में देख रखी है, इसको बस हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में अब लिखेंगे। आपने घर पे जब रबर बैंड को खींचा तो आपने ये देखा होगा उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी थिकनेस कम हो जाती है। कभी देखा है क्या ऐसा? वो पतला सा हो जाता है जब आप उसको इलोंगेट करते हो। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम तो उसका सेम है। ऐसा तो है नहीं ना कि आपने उसको खींचा, उसकी लेंथ बढ़ गई, उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। नहीं, अगर उसमें 10 एटम थे शुरुआत में तो खींचने के बाद भी उसमें 10 ही एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम थोड़ी ना बढ़ सकते हैं। दैट मीन्स उसका वॉल्यूम जो शुरुआत में था बाद में भी उसका वॉल्यूम वही रहना चाहिए। इसलिए जब हम लेंथ को बढ़ा देते हैं तो थिकनेस ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। यही सेम चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइजन्स रेशियो। आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये एक पर्टिकुलर बॉडी, इस बॉडी पे आपने लगाया फोर्स। फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ क्या करी? इंक्रीज। हमने यहां से इसको फिक्स कर रखा है। लो, एक तरफ से ऐसे फिक्स करके पकड़ रखा है, दूसरी तरफ से खींच रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली इलोंगेट करेगा। इलोंगेट करेगा तो ये लो, इसकी फाइनल लेंथ कैसी होगी? मान लेते हैं इसकी फाइनल लेंथ बढ़ जाती है इतने से। बट देखने को क्या मिला? इसकी थिकनेस क्या हो गई? कम। दैट मीन्स एक डायरेक्शन में तो लेंथ इंक्रीज होती दिख रही है, दूसरी डायरेक्शन में लेंथ डिक्रीज होती है दिख रही है। और यही चीज को हम एक्सप्लेन किससे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ पॉइजन्स रेशियो। दो चीजें इसमें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज क्या है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया उसको लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसको तो बोला लॉन्गिट्यूडिनल। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्स। याद करो, ऐसी चीज 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में वाइब्रेशन ऐसे होते थे, ट्रांसवर्स वेव में मोशन तो ऐसे हो रहा है वेव का, बट ऑसिलेशन पार्टिकल का परपेंडिकुलर होता था। याद करो 9th क्लास में। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसको तो क्या बोला? लॉन्गिट्यूडिनल। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोला? ट्रांसवर्स। ठीक है। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शंस तो अपन को समझ में आ गई। पॉइजन्स रेशियो में किसके बारे में बताता है? सो पॉइजन्स रेशियो विल टेल अस अबाउट द स्ट्रेन विच इज डेवलपिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। एक स्ट्रेन यहां पर आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनली आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक डिफॉर्मेशन दिख रहा है आपको लॉन्गिट्यूडनल। पहले लॉन्गिट्यूडनल लेंथ कितनी थी? एल मान लेते हैं। पहले कितनी थी? एल। लॉन्गिट्यूडनली लेंथ में चेंज कितना आया? डेल्टा एल। पहले मान लेते हैं इसकी विड्थ कितनी थी? बी। चेंज कितना आया बी में? डेल्टा बी। मतलब लॉन्गिट्यूडनली भी इसमें कुछ चेंज आ रहा है, कुछ स्ट्रेन आ रहा है। ट्रांसवर्स भी इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ रहा है। इसी के रेशो को हम क्या बोलेंगे? पॉइजन्स रेशो। कोई पूछे व्हाट इज पॉइजन्स रेशो, हमारा आंसर होगा ट्रांसवर्स स्ट्रेन एज कंपेयर्ड टू longitudinal
strain is known as Poisson's रेशियो। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? किसका कंपैरिजन देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं हमने फोर्स लगाया, उसकी वजह से कुछ डिफॉर्मेशन आया, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिफॉर्मेशन आएगा, उसी का रेशियो अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आई? ऑनलाइन में बताओ फटाफट हैंड रेज करके, ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? इसको हम डिनोट करेंगे म्यू से। याद करो, म्यू से हम 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी दिखाते थे। यहाँ पर हम म्यू से किसको डिनोट कर रहे हैं? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये कह रहा है भाई कितना ट्रांसवर्स स्ट्रेन देखने को मिला, कितना लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिला, इसका कंपैरिजन कर लो विद द हेल्प ऑफ वन रेशियो। सो वी कैन से दैट म्यू इज इक्वल टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसके आगे मैं एक माइनस साइन लगा रहा हूं। अभी इसका लॉजिक देखेंगे माइनस साइन का। ये फॉर्मूला तो हमें डेफिनेशन से समझ में आ जाता है। माइनस साइन क्या कहता है? देखो, अगर लेंथ में इंक्रीज है तो विड्थ में क्या है? डिक्रीज। विड्थ में क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ऑटोमेटिकली लेंथ इज डिक्रीजिंग, विड्थ इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज के चक्कर में हमने यहाँ क्या लगाया है? माइनस साइन। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो करता है कि अगर एक साइड इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एंड नेगेटिव साइड इज इनकॉर्पोरेटिंग दैट थिंग ओनली। क्लियर है? अब मेरे को कोई यहां पर बता दो इसकी यूनिट क्या रहेगी? What will be the unit? Yes, at the unit or dimension of Poisson's ratio is nothing. So it is a unitless and a dimensionless quantity. And dimensionless. Unitless and dimensionless quantity whose value varies from -1 to 0.5. इसकी वैल्यू वेरी करती है। इस संसार में जितने भी मटेरियल है, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो रबर हो, चाहे वो वुड हो, कोई भी मटेरियल हो, वैल्यू उसकी कहां से कहां तक दिखेगी? -1 से लेके 0.5 तक। -1 कुछ स्पेशल मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जब इसको हायर स्टडीज में जाके पढ़ोगे, आप कोई स्पेशल रेफरेंस बुक्स ले लोगे, फिजिक्स की जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बुक्स होती है उनके अंदर आपको दिखेगा -1 to 0.5। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर लिख लेना है कॉपी के अंदर। हालांकि इसकी जो रेंज है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हमें पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक अपन को देखने को मिलता है। कंक्रीट की अगर बात करें, कंक्रीट क्या होता है? जिससे अपन बिल्डिंग्स बनाते हैं। सीमेंट और मोटार का मिक्सचर जो होता है उसी को कंक्रीट कहते हैं। तो कंक्रीट के लिए इसकी वैल्यू अराउंड 0.2 के आसपास होती है। ठीक है, ऐसी चीजें हैं हमें पता रहनी चाहिए। चलिए, it is nothing but the ratio of transverse strain to longitudinal strain. What do you mean by longitudinal strain? वो strain जो कि फोर्स की डायरेक्शन में आया उसको longitudinal strain बोलेंगे। वो strain जो कि फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया उसको transverse strain बोलेंगे। दोनों का रेशियो निकाल देंगे, पॉइजन्स रेशियो निकल जाएगा। नेगेटिव साइन क्या कहता है? तो नेगेटिव साइन कहता है दैट एक साइड अगर इंक्रीज है तो दूसरे में ऑब्वियसली क्या होगा? डिक्रीज, और उसको अपन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेगेटिव साइन। क्लियर? चलिए, अब हम एक कंडीशन देखेंगे विच इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। लेट अस टॉक अबाउट दैट। ये वेट आ रहा था। हम जानते हैं पानी के अंदर किसी भी डेप्थ पे चले जाओ, पानी के अंदर किसी भी डेप्थ पे चले जाओ तो चारों तरफ से क्या लगता है? हम पे फोर्स लगता है। लगता है कि नहीं? ठीक है, पानी के अंदर चला गया मैं, पानी अब हर तरफ से मुझ पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। देयर इज अ प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इनसाइड वाटर। और यही हम अगले चैप्टर में पास्कल्स लॉ नाम से पढ़ते हैं।
ठीक है, लेकिन इसका एक छोटा सा डिस्कशन मैं इस चैप्टर में करना चाहता हूं। क्या कहता है ये मुझे कि एक लेट अस सपोज दिस इज अ कंटेनर एंड वी हैव प्लेस्ड वन ब्लॉक इनसाइड दिस। एक ब्लॉक को मैंने इसके अंदर ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। इस ब्लॉक को मैंने वाटर के अंदर टोटली क्या कर रखा है, सबमर्ज कर रखा है। वी हैव टोटली सबमर्ज्ड दिस ब्लॉक इनसाइड वाटर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ h। कितनी डेप्थ पे, तो सरफेस से h डेप्थ पे मैंने इसे सबमर्ज कर दिया। ये चीज ध्यान रखनी है। वाटर की टेंडेंसी है टू प्रेशराइज एनीथिंग। अगर वाटर के अंदर, फ्लूइड के अंदर, कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वो मरकरी क्यों ना है, चाहे वो अपना हनी क्यों ना हो, ऑयल क्यों ना हो, अगर आप उसके अंदर कुछ चीज को सबमर्ज कर दोगे किसी डेप्थ पे, तो हर तरफ से वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहां से भी कुछ फोर्स लग रहा होगा ऐसे, एक फोर्स यहाँ ऊपर से भी लग रहा होगा, एक ऐसे नीचे से भी लग रहा होगा, एक इधर से भी लग रहा है, एक इधर से भी लग रहा है। हर तरफ से इस बॉडी पे फोर्सेस लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे होंगे, जो कि कंप्रेस करना चाहते हैं इस बॉडी को। हर तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, तो बॉडी को क्या करना चाहते हैं, कंप्रेस। इसके वॉल्यूम में क्या लाना चाहते हैं, डिक्रीज। क्या लाना चाहते हैं इसके वॉल्यूम में, डिक्रीज। देखिए इस टाइप की कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन जिसके अंदर बॉडी पे चारों तरफ से, हर तरफ से बॉडी पे इक्वल फोर्सेस लगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन ऑफ फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। सो इफ एनीबडी आस्क्स अस कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, तो हमारा आंसर क्या होगा कि सर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन इज दैट कंडीशन ऑफ फोर्स in which we can say that a body is experiencing same amount of force in each and every direction। हर डायरेक्शन में अगर बॉडी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को एक्सपीरियंस करे तो उसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन कहेंगे। सिंपल सा टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस में यूज आता है, जब आगे हम जाके कल की क्लास में बल्क मॉड्यूलस पढ़ेंगे तो हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रहना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है। हर तरफ से अगर बॉडी पे सेम फोर्सेस को अप्लाई कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, हर डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड सेम है फोर्स का, तो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। एंड बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन से बॉडी में जनरली हम बॉडी के वॉल्यूम को डिक्रीज होता हुआ देखते हैं। तो वॉल्यूम में डिक्रीज देखा जाता है, जनरली इंक्रीज भी देखा जाता है। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वाटर, एंड वाटर कंप्रेसेस एन ऑब्जेक्ट। अगर वाटर कंप्रेस करेगा तो वॉल्यूम में क्या चाहेगा कि क्या हो, वो डिक्रीज हो। समझ में आई बात, फील आ पा रही है कि नहीं। चलिए, तो ये छोटी सी बात थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लास्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास का आखिरी टॉपिक। कल मोस्ट प्रोबेबली हम ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे, इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये, ठीक है। तो आज की क्लास का जो आखिरी टॉपिक रहेगा दैट विल बी शीयरिंग मॉड्यूलस या शीयर मॉड्यूलस। ध्यान से देखेंगे। shear मॉड्यूलस। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास एक क्यूब है, दिस इज द क्यूब। इस क्यूब को मैंने ग्राउंड पे ऐसे फिक्स कर रखा है, यहां से फिक्स है, रिजिड सपोर्ट है एकदम, ये मूव नहीं कर सकता इधर से, सही है। इसमें मैं कैसा फोर्स लगा रहा हूं, टेंजेंशियल फोर्स। तो कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको अपन क्या नाम बोलते थे, शियर स्ट्रेस। क्या नाम बोलते थे, शियर स्ट्रेस। पिछली क्लास में देखा है, आज तुम लोगों को पहले बताया भी था। तो व्हाट इज शियर स्ट्रेस, जब हम किसी बॉडी पे टेंजेंशियली फोर्स को अप्लाई करें, ठीक है, सरफेस के पैरेलल फोर्स को अप्लाई करें, तो बॉडी के अंदर डेवलप होने वाले स्ट्रेसेस भी सरफेस के पैरेलल ही होंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर जो रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो भी सरफेस के पैरेलल ही हो रहे हैं, और इस टाइप के स्ट्रेस को हम बोलते थे शियर स्ट्रेस, which is equal to force upon area only, nothing but force upon area। और एरिया कौन सा, ये वाला जहां पर फोर्स लगाया गया है। चलिए, दूसरी चीज यहां पर आती है shear stress, oh sorry shear strain। what do you mean by shear strain, भाई आपने बॉडी के अंदर
फोर्स लगाया तो कुछ डिफॉर्मेशन आया होगा। उस डिफॉर्मेशन को अगर देखने की कोशिश करें तो ये मेरा क्यूब, इस क्यूब पे आपने टेंजेंशियली फोर्स लगाया तो क्यूब कुछ इस तरीके से एंगुलर डिफॉर्मेशन को शो करता है। और यहां पर ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है इसको अपन फाई से डिनोट करते थे। मान लो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एल, सो फाई की वैल्यू हमने निकाली थी एक्स अपॉन एल। ये भी पिछली क्लास की बात है, सिंपल सा शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में बात कर ली। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। जब अपन नॉर्मल स्ट्रेस के लिए बात करते थे तो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगाया था, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम से एक y लग गया था। यहां पर क्या है, यहां पर भी देखो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है। दैट मींस यहां पर भी हुक्स लॉ तो एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर भी अपन कह सकते हैं कि भाई शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। इधर भी जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, लगा दो, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, लगा दो यहां पर एक कांस्टेंट g, एंड दिस g कांस्टेंट इज नोन एज शियर मॉड्यूलस। समझ में आई बात? तो ये बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस एक ही चीज है। अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन करूं तो मेरे को किसकी वैल्यू मिलती है, फटाफट बताओ? यंग्स मॉड्यूलस की। और अगर मैं शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाती है? शियर मॉड्यूलस की। एक में मैं शियर की बात कर रहा हूं, एक में मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, बस है दोनों सेम ही चीज। कहां से डराइव होती है? हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी से। याद रहेगी बात? फॉर्मूला इसका भी देखें तो ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया ओनली, दिस इज जी, एंड शियर स्ट्रेन इज एक्स अपॉन एल। सो यहां से जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एफ एल अपॉन एक्स इंटू ए। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला यहां पर एफ एल अपॉन ए तो ऐसा का ऐसा ही था। वाई अगर यहां यूज होता तो यहां डेल्टा एल आता था बस। अगर यहां जी यूज हो रहा है तो यहां पर एक्स आ रहा है, बाकी और भी कुछ भी चेंज नहीं है। फटाफट बताइए ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? फास्ट। एंड दिस इज द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी जो आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में बस अपन इतना ही देखेंगे। कल अपन देखेंगे बल्क मॉड्यूलस, सेल्फ वेट इलोंगेशन के बात करेंगे और क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास